नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट एसएसजीडी का 8 करने जा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनना, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे आपको और भी अच्छे से वीडियो मिल सकें। और जो लोग अभी तक इन पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। तो चलते हैं इस क्वेश्चनों में बहुत कुछ बताया भी जाएगा, तो ध्यान से सभी लोग सुने और अपनी कॉपी में जो एक्स्ट्रा मिले वो जरूर नोट डाउन जरूर किया करें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। जो विधान परिषद होता है, बात है विधान परिषद होती क्या है। विधान परिषद, राज्यों में एक होता है विधान मंडल। राज्यों में क्या होता है, विधान मंडल होता है। जिस तरह से केंद्र में संसद होती है, उसी तरह से राज्यों में विधानमंडल होता है। जिस तरह से केंद्र में संसद के 2 हिस्से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से विधानमंडल के भी 2 हिस्से होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। तो याद रखना 2 होगी, और इन दोनों के लिए जिस तरह से केंद्र में लोकसभा का चुनाव जो जनता द्वारा किया जाता है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसी तरह से विधानमंडल में जो विधान परिषद होते हैं उन सदस्यों का चुनाव जो होता है, राज्य की जो नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर पालिका और राज्य में जो अध्यापक होते हैं, स्नातक होते हैं, इनके द्वारा इन्हें चुना जाता है। तो अगर बात करें तो 4 बात, तो इतनी बात बताई। अब आंसर पे आते हैं। जो विधानसभा होती है उनके सदस्यों की आयु सीमा, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा की बात करें, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा होती है 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष। इसी तरह से संसद में जो लोकसभा आएगी, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा भी 25 वर्ष होती है। संसद में जो राज्यसभा आएगी उनकी भी न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्यों की तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। अगर हम बात करें विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन से, तो हमने आपको ट्रिक बताई थी, कविता आज मऊ है। कौन सी ट्रिक है, कविता आज मऊ है। तो याद रखना, कर्नाटक है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश है। तो याद रखना कौन से, ये 6 राज्य हो जाएंगे जहां पर विधान परिषद है। तो सभी राज्यों में नहीं है विधान परिषद, इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। ये चीज़ें ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से आया है, तो याद रखना, संघीय सूची का विचार की बात करें तो हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं। हमारे संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, 3 सूची हैं। और कौन कौन सी, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। कौन सी, समवर्ती सूची। तो याद रखना, अगर कहें राज्य सूची या संघ सूची, ये दोनों को प्रावधान हमारे संविधान में 1935 अधिनियम द्वारा लिए गए हैं। किसके द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा लिए गए। जबकि याद रखना, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और
अगर कहें इनका वर्णन किस अनुसूची में है, तो इन सूचियों का वर्णन हमारे संविधान में जो अनुसूची आती हैं, एक तो हम बात कर रहे हैं अनुसूची की और एक बात की मैंने सूची की, दोनों शब्द समझना है। एक बात की अनुसूची की, एक बात की सूची की। तो अनुसूची हमारे संविधान में वर्तमान में 12 है, जबकि सूचियां हमारे संविधान में कितनी हैं? 3 है, जो मैंने अभी बताई। सूची कौन कौन सी मैंने बताई? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो अनुसूचियां हैं इनकी संख्या 12 है, याद रखना। और अनुसूची नंबर 7 में ही सूचियों का वर्णन दिया गया है, इतना ध्यान देना। अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया जाता था? कौन सी बैंक थी जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो अगर कहें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो आंसर क्या आएगा ये बताते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनी? तो हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी रहा करती थी, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उस समय 1806 में एक कंपनी बनी, 1806 में एक बैंक बनाई गई थी। इसके बाद 1840 में बनाई गई थी। इसके बाद 1841 में बैंक बनाई गई थी। 1806 में बैंक बनाई गई थी कोलकाता, और 1840 में बैंक बनाई गई थी बॉम्बे, और 1843 में बैंक बनाई गई थी मद्रास। इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया था। और इन तीनों बैंकों को क्या किया गया? विलय कर दिया गया था। चैम्बरलेन आयोग बनाया गया था। एक कौन सा? चैम्बरलेन आयोग बनाया गया। एक चैम्बरलेन आयोग 1914 में बनाया गया, और इसके बाद में 1921 में इन तीनों बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया। तो 1921 में एक नई बैंक बनी थी। 1921 में एक नई बैंक बनी जिसे कहते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में उन्हीं तीनों मिलाकर बैंक एक नई बैंक बनी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1935 तक हमारे देश में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। इसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था गोरेवाला समिति। कौन सी? गोरेवाला समिति। इस गोरेवाला समिति द्वारा 1955 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम रख दिया गया एसबीआई। तो याद रखना, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में किया गया। अगर डेट की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को क्या नाम आया? एसबीआई आया। और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है एसबीआई के नाम से। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है, आवेश यानी वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। जो वैद्युत आवेश होता है उसको भंडारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो विद्युत आवेश कुल मिला कह सकते हैं जो आवेश है उसको या धारा है उसको किस में संग्रहित किया जाता है, बचा के रखा जाता है? तो उसे होता है कंडक्टर होता है, यानी संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। याद रखना, संधारित्र में आवेशों को संग्रहित करके रखा जाता है। संधारित्र जिसे हम लोग सी से डिनोट करते थे, एक प्रतिरोध होता था जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो याद रख, संधारित्र को सी से, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, लिखा है, तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्कों के शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए थे वह क्षेत्र कौन है? यानी तराई का जब द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे जो तुर्क के अधीन आ गए थे, तुर्कों के अधीन आ गए थे तराई के युद्ध के बाद। तो अगर कहा जाए तराई का युद्ध, तो हम बात करें तराई का युद्ध कितने हुए थे? तो तराई के युद्ध अगर कहा जाए 2 हुए। एक तो हुआ 1191 में, एक 1191 में, एक हुआ 1192 में। 1191 में जो हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और 92 भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन इसमें से अगर कहें 91 में इसमें चौहान की जीत हुई थी, और लेकिन 92 में गौरी की जीत हुई। किसकी जीत हुई? याद रखना, गौरी की जीत हुई। और जब गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में जब जीत गया तो उसने कौन कौन से क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया? तो याद रखना, उसने अधिग्रहित किए थे दिल्ली
और पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर। तो याद रखना, अगर कहीं इसमें बहुत कुछ है, कहा जाए जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। तो क्वेश्चन पूछे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले कवि का नाम क्या था? चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत यानी भारतीय प्रांतों पर शासन के लिए एक राजवंश की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है? तो पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में गौरी यहाँ शासन करने लगा। जब गौरी शासन करने लगा, उसने भारत में एक अपना सैनिक था, अपना गुलाम था, उसे छोड़ दिया और अपना स्वयं चला गया था। लेकिन उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गुलाम ने, याद रखना, एक गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एक गुलाम वंश की स्थापना की। तो अगर कहा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की उस समय राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की उस समय राजधानी लाहौर थी। उस समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। तो क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन हुआ? तो याद रखना, इल्तुतमिश, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन हुआ? इल्तुतमिश। अगर कहा जाए दिल्ली सल्तनत में कितने वंश चले, तो दिल्ली सल्तनत में चलाए गए 5 वंश चले थे। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश चले? 5 वंश। अगर कहे सबसे ज़्यादा समय काल तक कौन सा वंश चला था? सबसे ज़्यादा काल तक कौन सा वंश चला था? सबसे ज़्यादा काल तक चला था, याद रखना, तुगलक वंश। कौन चला था? सबसे ज़्यादा समय तक चला था तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद में फिर चला था गुलाम वंश। कौन चला? तुगलक वंश चला है 94 वर्ष। कितने वर्ष तक? 94। जबकि गुलाम वंश चला है 84 वर्ष। कितने वर्ष? 84 वर्ष। गुलाम वंश चला है तो 84 वर्ष। इसके बाद लोधी वंश चलाया गया। लोधी वंश चला है, याद रखना, 75 वर्ष। लोधी वंश कितने वर्ष चला? 75 वर्ष चला। इसके बाद सैयद वंश जो चला 37 वंश चला। कितने वंश? 37 वंश चला। और इसके बाद खिलजी वंश सबसे कम समय तक चला, 30 वर्ष तक। तो याद रखना, क्वेश्चन का ये 2 याद रखना, सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश चला दिल्ली सल्तनत में? तो याद रखना तुगलक वंश। सबसे कम समय तक कौन सा चला? तो याद रखना खिलजी वंश। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और आता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ था? तो मंगोलों का आक्रमण हुआ। याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये, किसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था? या कहे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली में? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक कहें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, आपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। कौन से सन में सिंधु नदी के किनारे ये संगठित हुए थे? अगर बात करें चंगेज खां, अभी मैंने बताया चंगेज खां, तो याद रखना कब संगठित हुए थे? जब चंगेज खां भारत आक्रमण नहीं करना चाहता था। चंगेज खां को भारत के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन इसने क्या किया? याद रखना, जो चंगेज खां था ये एक फारस का एक युवराज था। फारस का एक युवराज था, क्योंकि उससे लड़ाई फारस वाले युवराज से हो रही थी चंगेज खां की, और उस युवराज का नाम था जलालुद्दीन मलंगवर्णी। जलालुद्दीन मलंगवर्णी, याद रख, जलालुद्दीन मलंगवर्णी का पीछा करते हुए ये कहाँ पहुंच गया था? सिंध क्षेत्र पहुंच गया था। किसका? जलालुद्दीन मंगवर्णी, चलिए कोई बात नहीं, जलालुद्दीन मंगवर्णी का पीछा करते हुए ये कहाँ पहुंचा था? सिंध में। तो याद रखना, किसका पीछा करते हुए सिंध पहुंचा? तब इसे सिंध प्रांत के बारे में पता चला और उसको वहाँ हरा दिया। इसके बाद में चंगेज खां 1221 से लेकर 1227 तक सिंध प्रांत में आक्रमण करता रहा। तो याद रखना, उसी समय दिल्ली सल्तनत का राजा था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था। लेकिन ये कब आक्रमण किया था? मैंने बताया 1221।
तो कब आंसर आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा 1221। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का? तो याद रखना इल्तुतमिश। किसका पीछा करते हुए आया था? तो याद रखना मंगवर्णी। कौन सा है? तो याद रखना मंगवर्णी। मंगवर्णी का पीछा करते हुए सिंध प्रांत में प्रवेश किया था। कौन? चंगेज खां। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है 28 नंबर। लिखा है लाइकेन दो जीवों का सहजीव माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव हैं। शैवाल। कौन सा इसमें उदाहरण होगा? कह रहा शैवाल है, जीवाणु है, शैवाल है, शैवाल है, कवक है, शैवाल है, और ब्रायोफाइटा है, फंगी है, ब्रायोफाइटा है। तो याद रखना शैवाल और कवक का मिश्रण ही लाइकेन होता है। शैवाल और कवक का मिश्रण ही लाइकेन होता है। ये सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। अगर बात करें लाइकेन, बहुत कुछ लाइकेन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आ जाता है लिटमस पेपर किसका बनता है? तो याद रखना लिटमस पेपर लाइकेन का बनाया जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? तो लाइकेन है। वायु प्रदूषण का सूचक भी है लाइकेन। तो इस तरह से याद रखना लाइकेन से संबंधित क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध के लिए लगाए जाते हैं? यानी BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो याद रखना BCG का जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है TB के लिए, ट्यूबरकुलोसिस जिसे क्षय रोग कहते हैं। याद रखना क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है TB। अगर बात करें यहाँ BCG का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछ देते हैं BCG में C का अर्थ क्या है, G का अर्थ क्या है। सबसे ज़्यादा C का अर्थ पूछा जाता है। तो हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखना बेसिलस कैलिमेट, बेसिलस कैलिमेट गुएरिन। क्या आएगा? बेसिलस कैलिमेट गुएरिन। बेसिलस कैलिमेट गुएरिन। बेसिलस कैलिमेट गुएरिन याद रखना। तो ये और खोजा किसने था? तो कैलिमेट गुएरिन ने खोजा था, इसलिए उसका नाम आया बेसिलस कैलिमेट गुएरिन। तो अगर सी का नाम पूछे यानी सी क्या है? सी का मतलब है कैलिमेट। सी का अर्थ क्या है? कैलिमेट है। बेसिलस जो जीवाणु है जिसका उपयोग किया गया है इसमें, उस प्रजाति को बोलते हैं बेसिलस प्रजाति। तो याद रखना ये। तो इस तरह से तो BCG का टीका किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे BCG का टीका होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए यानी TB के लिए। आगे क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन है किस विधि से यानी पौधे जो हैं कौन सी विधि होती है जिसके कारण भोजन बनाते हैं? तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक कैसी क्रिया है? तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया है। कैसी है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक क्रिया है। और इस रासायनिक क्रिया में अगर कहा जाए जल, इस रासायनिक क्रिया में कहा जाए क्या, इस रासायनिक क्रिया में अगर ऑक्सीजन की उत्पत्ति चाहिए तो याद रखना जल होना आवश्यक है। अगर ग्लूकोज बनना है, अगर ग्लूकोज यानी सेलुलोज बनना है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन किसका सह उत्पाद है? तो ऑक्सीजन याद रखना किसका सह उत्पाद आता है? तो ऑक्सीजन आता है ग्लूकोज का सह उत्पाद, यानी ग्लूकोज के साथ क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन कब बनता है? जल की उपस्थिति के कारण। अगर जल वायु पृथ्वी पर ना हो तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो तो याद रखना सेलुलोज का निर्माण नहीं हो पाएगा। प्रकाश संश्लेषण एक क्वेश्चन तो मैं छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन है पीछे बता चुके हैं प्रैक्टिस साइड में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है? अगर बात तो आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है गुर्दे में यानी गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? यानी गुर्दे किसका संतुलन गुर्दे में जो होता है किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद होती है? किसका पीएच संतुलन? तो याद रखना गुर्दा जो हमारा होता है, गुर्दे में किसका संतुलन होता है? तो गुर्दे में होता क्या है? गुर्दे में रक्त क्षमता है। गुर्दे में क्या होता है?
रक्त की शुद्धिकरण होता है गुर्दे में, रक्त छाना जाता है गुर्दे से, तो रक्त छाना जाएगा। अगर बात करें रक्त में कौन से, तो आंसर आ जाएगा इसमें रक्त से हाइड्रोजन आयन को निकालने के लिए। रक्त से हाइड्रोजन आयन को निकालने या रक्त से हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं, जिससे पीएच संतुलित हो जाता है। रक्त से क्या क्या निकलते हैं? हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है? पीएच संतुलित हो जाता है। तो याद रखना, रक्त से क्या निकल जाएगा? पीएच। रक्त से हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे और पीएच संतुलित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में कितनी होती है? तो याद रखना, वाटर पोलो में होती है 7। अगर पोलो की बात करें तो याद रखना, पोलो में होती है सिर्फ 4। पोलो में होती है 4, वाटर पोलो में होती है 7। दोनों को ध्यान देना है। वाटर पोलो में कितनी है? तो याद रखना, वाटर पोलो में 7 है, लेकिन पोलो बोल दे तो पोलो में कितनी है? तो याद रखना कितनी, 4 है। ऐसे ही आता है बेसबॉल। बेसबॉल में कितनी है? तो याद रखना, बेसबॉल में है 9। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 9। लेकिन कहते हैं बास्केटबॉल में कितनी है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या है कितनी? 5 है। इसी तरह से एक आ जाता है फुटबॉल में कितनी संख्या है? फुटबॉल में तो हो 11। फुटबॉल में कितनी संख्या होती है? 11। लेकिन रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? तो याद रखना 15। रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? 15। खो खो में कितने होते हैं? खो खो में भी 9 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? तो मैंने बताया 9 होते हैं। और कबड्डी में कितने होते हैं? तो कबड्डी में भी कितने होते हैं? 7। कबड्डी वाटर पोलो जैसा ही मतलब खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ध्यान से सुनना, इनको अपने कापी में जरूर नोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एक खिलाड़ियों से संबंधित। अगला क्वेश्चन, पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्व तटीय मैदान है। पूर्व तटीय मैदान को क्या कहेंगे? अगर हम बात करें तट बनाना चाहें तो जरा ध्यान से समझना। कैसे तट? ये तट बना हुआ भारत का प्रायद्वीपीय तट। प्रायद्वीपीय तट इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलेंगे पूर्व का तट, और इसे बोलेंगे पश्चिम का तट। इसे बोलेंगे पश्चिम का तट। तो पश्चिम के तट में 2 नाम आते हैं। एक आता है कोरोमंडल तट, सॉरी एक आता है कोंकण तट। क्या आता है? एक आता है कोंकण तट, एक आता है कोंकण तट, और नीचे आता है मालाबार तट। केरल वाले तट को मालाबार बोल देते हैं, और गोवा तक के तट को क्या बोल देते हैं? कोंकण तट। इसके बाद में पूर्वी घाट पर एक तट आता है, जिसे कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। तो याद रखना कौन सा आएगा? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट मिलता है हमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमाओं में। वैसे मुख्यतः तमिलनाडु में ही मिल जाता है। तमिलनाडु के पूर्वी वाले भाग पे कोरोमंडल तट। तो उसने पूर्वी घाट की बात की है, तो पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। कौन सा कहेंगे? कोरोमंडल तटीय मैदान। जबकि मालाबार किसको कहेंगे? मालाबार केरल वाले तट को बोला मैंने अभी बताया। और कोंकण तट किसको बताया? गोवा वाले तट को। किसे बताया? गोवा वाले तट को कोंकण तट बताया। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर है कह रहा है कौन सा, यानी कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? नहीं, कौन सा है जो राजस्थान का एक मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो याद रखना, राजस्थान में वह कौन सा जिला है जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? वो है कौन सा? कोटा। कौन सा आएगा? कोटा। कौन सा आ जाएगा? तो याद रखना वो कौन सा आएगा? कोटा आएगा। और अगर कहें कोटा कैसा है? मरुस्थलीय जिला नहीं है। बाद बाकी सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय जिला जो मिलता है वो मिलता है जैसलमेर। मरुस्थलीय जिला कौन सा है? जैसलमेर है। मरुस्थलीय जिला कौन सा है? तो याद रखना मरुस्थलीय जिला जैसलमेर है। और कौन सा नहीं है? तो याद रखना इसमें से कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है। अगर कहें कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना कोटा चंबल नदी किनारे है। कोटा किस नदी किनारे स्थित है? चंबल नदी किनारे कोटा स्थित है। तो याद रखना इसी जैसलमेर में ही हमारे डीआरडीओ का प्रक्षेपण केंद्र है। डीआरडीओ का प्रक्षेपण केंद्र याद रखना कौन सा है? डीआरडीओ का प्रक्षेपण केंद्र पोखरण जो है, आपने सुना होगा। जैसलमेर में ही पोखरण, यह जैसलमेर जिले में ही है, पोखरण नामक स्थान पर डीआरडीओ अपना प्रक्षेपण करता है। अगला क्वेश्चन का बात करें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत की सबसे पुरानी है? पुरानी पर्वत श्रेणी राजस्थान में ही है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी आती है? अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है। इसे
अवशिष्ट पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। क्यों? ये कट छट गया है। इसका विस्तार की बात करें तो याद रखना, इसका विस्तार जो था वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक था। कहाँ से? दिल्ली से लेकर गुजरात तक था। सबसे ज़्यादा विस्तार इसका राजस्थान में था, वर्तमान में भी राजस्थान में ही। इसके कहें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कहते हैं माउंट आबू कह देते हैं। इसी माउंट आबू में जैन धर्म का एक मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। याद रखना इतनी चीजें। तो कौन पूछा गया? सबसे प्राचीन पूछा गया था, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, कह रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो याद रखना यहाँ राजनीतिक गुरु, कुछ राजनीतिक गुरु बताएंगे, ध्यान सुनना है। गांधी जी के अगर कहा जाए राजनीतिक गुरु कौन है, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। तो मैंने बात की सिर्फ गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन से हैं? तो याद रखना एम.जी. रनाडे हैं। एम.जी. रनाडे हैं। एम.जी. रनाडे किसके राजनीतिक गुरु हैं? याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। इतनी बात हो गई। अगर कहा जाए विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, तो विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु गांधी जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? गांधी जी को माना जाता है। फिर 3 क्वेश्चन एक ऐसे आते हैं जो कन्फ्यूजन कराते हैं, जिसके लिए कहा जाता है सुकरात के, यानी सुकरात का शिष्य कौन था, या अरस्तू का शिष्य कौन था, प्लेटो का शिष्य कौन था, सिकंदर किसका शिष्य था। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो याद रखना एक ट्रिक है, ट्रिक ये है सुपर आया सिकंदर, यानी सुपर आ गया सिकंदर। सुपर आ गया सिकंदर। तो याद रखना सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो। सुकरात का शिष्य कौन है? ध्यान सुनना, सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तू। अरस्तू का शिष्य कौन है? सिकंदर। तो इस तरह से याद रखना सुकरात, सुकरात से पास है प्लेटो, इसके बाद में अरस्तू, अरस्तू के बाद में सिकंदर। तो याद रखना सुपर आ गया सिकंदर। तो इस तरह से ध्यान देना ये किसके शिष्य थे? तो एक दूसरे के शिष्य थे। याद रखना सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तू। अरस्तू का शिष्य कौन था? सिकंदर था, सिकंदर महान। याद रखना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसमें एक लिखा जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज क्वेश्चन आता है गांधी जी का 5वां पुत्र किसे माना जाता था? गांधी जी का 5वां पुत्र किसे माना जाता था? तो याद रखना जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता था। तो अगर हम बात करें इसका आंसर क्या है, 36 का आंसर डी हो जाएगा। कौन? 36 का आंसर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन करंट के हैं। आईसीसी ने क्रिकेट के नए कई नियमों में बदलाव किए और ये नियम कब लागू हो गए? आईसीसी ने, तो कब नियम लागू हुए? आईसीसी क्या है? ये इंटरनेशनल, विश्व स्तर पर जो खेले जाने वाली क्रिकेट होती है उसकी देख रेख करती है। कौन सी? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। अगर कहीं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना यूएई में है। कहाँ पर? यूएई, यूएई में इसका मुख्यालय है। तो याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएई में है। अगर बात करें इसके नए नियम कब से लागू हो गए, तो याद रखना 1 अक्टूबर 2022 से इसके नए नियम लागू हो गए। 1 अक्टूबर 2022 से इसके नए नियम लागू हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, करंट का फिर से क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में आयोजित हुआ? मलेशिया के किस शहर में अजलन शाह कप का आयोजन हुआ था? अगर बात करें अजलन शाह, तो कहाँ पर हुआ था अजलन शाह कप का आयोजन? तो याद रखना अजलन शाह मलेशिया के इपोह में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इपोह में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? इपोह में आयोजित हुआ था। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया? कौन सा यूरोपीय देश है जिसने गोल्डन पासपोर्ट अपना जारी करता था और उसे अब समाप्त कर दिया? तो याद रखना उसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। कौन सा देश है? बुल्गारिया ने गोल्डन पासपोर्ट अपना रद्द कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40, सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना
के साथ एकीकृत करने की घोषणा की। कौन सा है पोर्टल जिसके साथ इसे एकीकृत करने की घोषणा करती? तो उसका आंसर आ जाएगा कौन सा? आंसर नंबर बी, ई श्रम। कौन सा? ई श्रम। तो याद रखना, ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत इसे जोड़ दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड को एकीकृत करने की घोषणा कर दी गई है। तो याद रखना कौन सा? ई श्रम के अंतर्गत। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा बी। इस तरह से ये इसके क्वेश्चन हुए 40 और एसजीडी का ये प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट ये 8वां था। तो इतना ही रखेंगे। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और नए लोग हैं उसे शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। जय हिंद।